नेक्स्ट है, नोटेशन को शॉर्ट हैंड साइन के रूप में किसने परिभाषित किया है, बताइए। ये ये तो रिचर्डसन। रिचर्डसन। ये काफी तो बार रिपीट हो चुका है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब है हो वन सकता है प्लेस। इम्पोर्टेंट होगा। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, नोटेशन शॉर्ट हैंड जो वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑन वन। कहाँ कर पर आ लीजिए, गया? क्या? रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा ना। रिकॉर्डिंग तो शायद हो रहा है, ये है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इसके बाद कह रहा है वन प्लेस थ्योरी। वन प्लेस थ्योरी को किसने अपनी वर्गीकरण पद्धति में अपनाया है? जेडी ब्राउन ने, मेलविल डेविड ने, हुल्मी ने या कटर ने, बताइए। जेडी ब्राउन। जेडी जेडी ब्राउन ने। ठीक है। तो वन प्लेस थ्योरी किसी को पता है क्या है? जैसे एक ही विषय से जुड़े सारे पहलुएं जो एस्पेक्ट्स है वो एक ही जगह रखें। जैसे कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो ऐसे पढ़ने से क्या पता चल रहा है, ये हिस्ट्री की बुक है या एजुकेशन की? हिस्ट्री। नहीं, हिस्ट्री की नहीं, अच्छे सुनिए। एजुकेशन एजुकेशन की, हाँ हाँ एजुकेशन। एजुकेशन की। हाँ, एजुकेशन की हिस्ट्री। अब कह रहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी। किसकी बुक है एजुकेशनल साइकोलॉजी? देखिए उसमें दो आ रहा है, एजुकेशन भी साइकोलॉजी भी, लेकिन रखेंगे हम किस में, एजुकेशन में। साइकोलॉजी। तो हाँ, एजुकेशन एजुकेशन साइकोलॉजी तो। सर वो एजुकेशन एजुकेशन साइकोलॉजी को साइकोलॉजी में क्यों नहीं रखेंगे? नहीं, उसका जो है एजुकेशन वाला स्टूडेंट ही पढ़ता है, एजुकेशन तो साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का ठीक है। एजुकेशन, साइकोलॉजी का एजुकेशन, ये भी तो हो सकता तो जैसे देखिए, वन प्लेस थ्योरी यही कहता है, ठीक है, कि एक ही विषय से जुड़े सारे पहलुओं जैसे है को एक ही जगह रखें, इसलिए ये सबसे अलग है। जेडी ब्राउन कहते हैं वन प्लेस थ्योरी, जैसे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। देखिए क्या कह रहा है, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। तो ये भी क्या ऐसा लग रहा है कि कोई भी कंफ्यूजन होगा कि इकोनॉमिक्स में रखें कि एजुकेशन? तो ये कह रहा है कि जो भी सारी पहलू जैसे एक टाइप की है उसको एक जगह रखना। जैसे मान लीजिए एजुकेशनल लॉ, एजुकेशनल लॉ, लेकिन रखना चाहिए एक्चुअल में क्या, लॉ में। ये कैसे है एजुकेशनल लॉ, लेकिन जेडी ब्राउन कहते हैं कि नहीं, उसको भी क्या एक ही जगह रखेंगे, वन प्लेस थ्योरी। ठीक है। सर एक मिनट, कुछ कहना था। हम्म। अच्छा, इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं तो मतलब कोई कोई ऐसे हैं ना कि मतलब पर्सनल मैसेज करके परेशान कर देते हैं एकदम से। ब्लॉक कर दीजिए, कोई करे तो तुरंत ब्लॉक कर सर दीजिए। बहुत सारे को ब्लॉक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई कॉल करता है, कोई मैसेज करता है। कॉल में सेक्रेटरी लगा लीजिए। भेज दीजिए कौन कौन करता है, हम बैन कर देंगे ग्रुप में। ये सबके साथ हो मैसेज के चुका साथ, मैसेज के साथ भेजिए, जिसको जिसको जो परेशान करता है स्क्रीनशॉट लेके हमको भेजिए, हम बैन कर देंगे ग्रुप में। है। अब खुद मैसेज आने लगता है। ठीक है। ठीक जिसको है जिसको सर। परेशानी है स्क्रीनशॉट के साथ भेज दीजिएगा, सबको बैन कर देंगे। ये अभी जो क्या नाम है उसका, उसका नाम तो नहीं है, अभी जो क्वीज हुई है, जो फर्स्ट टॉपर आए हैं उनका कॉल आ अच्छा, रहा है। कॉल आ रहा है? भाई हाँ। कॉल क्यों करते हैं कोई? वाला ऑप्शन बंद कर दीजिए। नहीं, बंद कैसे कर देगा आदमी, मान लीजिए उसी के लिए थोड़ी है, और भी तो लोग हैं। नहीं तो फिर वो अपने हिसाब से ऑन कर सकती हैं जब इनको बात करना हो किसी से। अब मान लीजिए किसी का टेम्पोरी कॉल मतलब। है, कॉल है। है। को जो कांटेक्ट में है वो उसको सेटिंग में कर दीजिए। हाँ वो भी सही हो है। गया सिम सेटिंग में केवल कांटेक्ट डाल दीजिए, कांटेक्ट वाला ही कॉल करेगा, सेटिंग में ऐसा होता है। हम्म, हेलो रानी लिख रही। कांटेक्ट और मैसेज मतलब वो कांटेक्ट वाला ही करेगा, ऐसा सेटिंग में है उसका। हाँ ये तो है। और नहीं कीजिए कोई, मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड है तो अलग बात है, जब इंटरेस्टेड है ही नहीं तो फिर क्या जबरदस्ती। सर कुछ हम्म। लोग करने आए हैं कि यही सब है। बस यही सब करने आते हैं। परेशान करना। अब पढ़ाई के ग्रुप में ये सब होगा तो सुनेगा ही ना, इसे ब्लॉक कर दीजिए सीधा। सर इतना कोई इग्नोर मारिए, इतना करने का जरूरत नहीं है, इग्नोर मारिए। इतना देखेंगे तो फिर ठीक है, हम हुआ। तो बोले ना कि जिसको जिसको परेशानी आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा हमको। ठीक है। इतना तो देखिए, इग्नोर मार दीजिए, सीधे बात खत्म। ठीक। चलिए
ठीक है। तो वन प्लेस थ्योरी जो है किसका है? जेडी ब्राउन जेडी का। ब्राउन का। अच्छा, ठीक है। जेडी ब्राउन का क्या है? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है। ठीक है। जेडी ब्राउन का दिए हैं सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906 में। 1806, 1906, हाँ। 1906 में। तो ये तीन चीज याद रखिएगा। वन प्लेस थ्योरी किसका है? जेडी ब्राउन का। 1906 में कौन सा? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ठीक। क्लासिफिकेशन। वन प्लेस थ्योरी समझ गए ना, कि एक ही विषय से जुड़े सारे पहलुओं, जैसे मतलब एक टाइप की जो बुक लग रही है उसको एक जगह, जैसे एजुकेशनल लॉ है, एक्चुअल में तो इसको लॉ में ही रखना चाहिए था। ठीक है, लॉ में रखना चाहिए था कि लॉ की जितनी बुक है। लेकिन जेडी ब्राउन कहते हैं कि नहीं, मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है, थोड़ा बहुत भी एजुकेशन की बात हुई है, उसको अब भी क्या, एजुकेशन में ही रख दीजिए, मतलब जो मेन गुरु है उसी में रख दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन, पुस्तक किसने लिखी? बताइए। हुल्मी ने, सेयर्स ने, ऐसा रंगनाथन ने, या चिल्डर्स ने? ये सब याद ही करने की चीज है। तो प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन किसने लिखी है? हुल्मी ने। हाँ, ये हुल्मी ने लिखा है। हुल्मी का एक बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेरी वारंट, क्वेश्चन भी आया था। ठीक। नेक्स्ट है कैनन, ये भी क्वेश्चन आया था। कैनन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सेयर्स ने, ब्राउन ने, हुल्मी ने, कटर ने? ठीक है। शेयर इसका से। आंसर सेयर्स हो जाएगा। ठीक है। कैनन मतलब क्या होता है? सिद्धांत। क्लासिफिकेशन का भी कैनन होता है, कैटलॉगिंग का भी कैनन होता है। मेरा बैटरी खत्म हो गया मोबाइल का, चार्जिंग। एक मिनट। नेक्स्ट है सेयर्स की पुस्तक कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई? ये सब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखिएगा स्टेट में। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1915 में। सेयर्स के द्वारा जो लिखा गया है कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन कब आया? 1915। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सेयर्स की पुस्तक जो है मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई? बताइए। 1916 में, 1918 में, 1925 में, 1956 में? इसका आंसर हो 1956 जाएगा में। 1926। इस सबको देखिए याद ही करना पड़ेगा, समझना तो कुछ है नहीं। इस सबको तो पढ़ लीजिएगा अपने से एक बार। नेक्स्ट है ए नंबर फॉर्मिंग ए मेंबर ऑफ नोटेशनल सिस्टम, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऐसा रंगनाथन के द्वारा, या रिचर्डसन के द्वारा, हुल्मी के द्वारा, या कटर के द्वारा? ऐसा रंगनाथन के द्वारा। ये कह रहा है कि एक नंबर जो है फॉर्म करता है क्या? एक मेंबर ऑफ नोटेशनल सिस्टम। ठीक है, समझे? एक नंबर जो है क्या फॉर्म करता है? मेंबर ऑफ नोटेशनल सिस्टम को। ठीक, जैसे एक डिजिट का बात कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है 1 2 3 4, ये सब क्या नोटेशनल सिस्टम के ही अंदर तो आ रहा है। जैसे कोई भी स्पेशल साइन है, ये सब क्या नोटेशनल सिस्टम के अंदर आ रहा है। ये क्या सब मेंबर बना रहा है। ये किसने कहे हैं? एस आर रंगनाथन ने। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, पुस्तक किसने लिखी है? इसको भी याद ही करना पड़ेगा। किसने लिखी है? ये रिचर्डसन ने। रिचर्डसन ने। ठीक है। नेक्स्ट है, पता है ये सब क्वेश्चन पिछले बुक में, पुरानी बुक में नहीं है, लेकिन बस क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने के लिए रिपीट रिपीट करके जो मिला लिख दिया। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन थ्योरी, ये तो पढ़ लिया ना? नहीं। क्लासिफिकेशन थियोरेटिकल प्रैक्टिकल पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? जो रिचर्डसन लिखे हैं, कब पब्लिश हुई? 1901 में, 2 में, 3 में, 4 में? 1901। 1901 में। ठीक है। नेक्स्ट है यूडीसी का इंटरनेशनल मीडियम संस्करण जो है BS 1000M, जो कि 1985 में प्रकाशित हुई, किस वर्ष प्रकाशित हुई? 80 85? तो ये देखिए ऐसा वाला ये क्वेश्चन रहता क्वेश्चन है में ना। ही आंसर आ गया। हाँ, तो इसमें रहता है क्वेश्चन में ही दिया रहता है उसका, जो कब बना है उसको भी लिखा रहता है, तो वही आंसर हो जाता है उसका 1985। यूडीसी का जो है इंटरनेशनल मीडियम संस्करण है। ठीक है, मतलब क्या? मतलब गाइडलाइंस देता है। यूडीसी में गाइडलाइंस देता है कि आपको नंबर कैसे ऐड करना है वगैरह, वही सब क्या इंटरनेशनल मीडियम संस्करण है, जो कि 1985 में हुई। ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी साइंस एंड द सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक। पुस्तक किसने लिखी? ये वाली पुस्तक किसने लिखी? रंगनाथन ने लिखी? ये ब्लीस में। रंगनाथन ने लिखा या होलमी, बिलीस या रिचर्डसन? तो किसने लिखा? प्लीज। अच्छा, बिलीस का। बिलीस का क्लासिफिकेशन कौन सा है बताइए तो? बिलीस का कौन सा है? बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन है, ये भी आता है हाँ, बिलीस का। बिब्लियोग्राफिक 1935। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। और जेडी सर ऐसा ब्राउन कोई का? उसको ब्लीस टाइमिंग भी है क्या, ये क्लासिफिकेशन बुक बोलते कब हैं। लिखे वो? क्या चीज? इसका हाँ कोई हाँ हाँ टाइमिंग है। भी होगा ना? देखिएगा ना पीछे, में अमित किशोर के पीछे में बॉक्स बना हुआ है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक। टाइम वाइम सब। अब सबसे इम्पोर्टेंट है उसका बॉक्स याद करना। अमित किशोर का सबसे इम्पोर्टेंट है उसका पीछे वाला जो बॉक्स है, उसको यदि आप याद कर लेते हैं तो 20% क्वेश्चन तो उसी से आ जाएगा। हाँ इसका है। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एच ई बिलीस। फिर आता है मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ठीक है, एंड सेल्फ अरेंजमेंट। देखिए यहाँ तीन, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऐसे करके 3-4 बुक आएगी। तो मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट की जो बात कर रही है, 1898 में पुस्तक लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? जेडी ब्राउन के द्वारा, रिचर्डसन के द्वारा, कटर के द्वारा, मार्गेट मन के द्वारा? ये सेल्फ अरेंजमेंट ना, ये ब्राउन के द्वारा। हाँ, सेल्फ अरेंजमेंट वाला जेडी ब्राउन। कैसे भी ट्रिक व्रिक करके याद कर लीजिएगा उस सारी पुस्तक को कौन किसने लिखा है। नेक्स्ट है मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। वो ये है क्या? मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर लाइब्रेरियंस एंड बिब्लियोग्राफर्स, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसका है? सर सेयर्स एक का और है। ये बुक है ना, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, किसी और का बुक है ना? हाँ हाँ, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन वो सेयर्स की ही बुक है। लाइब्रेरी ये अलग है, और फिर साइंस एंड द सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है, ये किसी और की बुक हो गई। हाँ, पीछे देखिएगा वो सब लिखा ब्लीस हुआ है। का कौन सी? साइंस एंड सब्जेक्ट जोड़ दिया, वो ब्लीस का है। हम्म, उसका रिचर्डसन का। ये वाला किसका है? से लाइब्रेरियंस वाला किसका है? लाइब्रेरियंस एंड बिब्लियोग्राफर्स का। ये सेयर्स का है। सीयर्स का है, ठीक है, ये सीयर्स का है। वो सब याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स, किसने लिखी? ये 765 नंबर। इसका आंसर क्या हो इसका जाएगा? मार्गेट मन। मार्गेट मन। ये सब याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हाँ, यूडीसी का जो संक्षिप्त संस्करण है, जिसको अब्रिज एडिशन कहते हैं, एब्रिज संक्षिप्त संस्करण, कब प्रकाशित हुआ? 61, 81 में, 1961। 61, 1961। 1961 में, ठीक है। नेक्स्ट है यूडीसी का जो संक्षिप्त संस्करण है, अब्रिज एडिशन, को 2 भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन सा है? ये है सीमेंटिक एंड सिंटैगमेटिक टेबल्स एंड सिमेट्रिक इंडेक्स है। टेबल्स एंड इंडेक्स। इंडेक्स है, ठीक है। ये रिलेटिव सब इंडेक्स इतनी या ओनली इंडेक्स? इंडेक्स है, इंडेक्स, रिलेटिव इंडेक्स ठीक। नहीं है। ये सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इतना डीप नहीं पूछेगा, ठीक। नेक्स्ट है वर्गीकरण अनुसंधान पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। देखिए इसको पढ़िए अच्छे से। क्या है? अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, इंटरनेशनल। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च किस स्थान और वर्ष में आयोजित किया गया था? डोरकिंग में, पेरिस में, लंदन में, एथेंस में? एथेंस होगा। किस में? 1957। डॉर्किन 1950। डॉर्किन कहाँ है? यूके में है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। पहले यूके था, यूके में। अच्छा ये बताइए, ये तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है पहला, और जो नेशनल लेवल पे पहला कॉन्फ्रेंस कौन सा हुआ था क्लासिफिकेशन रिसर्च पे? इफला वाला 92 में क्या? नहीं नहीं, इफला तो इंटरनेशनल हो गया, नेशनल पे। 92 में। कल पढ़े थे 2, एलआरसी, सीआरजी, और सीआरजी, हाँ, 1951, 1952। 1952, ठीक है। लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल जो था बनाया गया था 1951 में, वो भी क्या क्लासिफिकेशन रिसर्च के लिए ही बनाया गया था दिल्ली में, ठीक है। कि रंगनाथन के घर में जाके सब हम लोग क्या हर संडे संडे इस पे ठीक ठीक। क्लासिफिकेशन रिसर्च पे करेंगे। और सीआरजी हो जाएगा क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, रिसर्च जो कि ग्रुप 1952 में। 51 में। हाँ, तो अच्छा, नेशनल वाला बात करेगा तो कौन हो जाएगा? 1952, ठीक है। तो कौन सीआरजी और का कौन सा इस्टेब्लिशमेंट है और एलआरसी का कौन सा है? 51 किसका है, 52 किसका है? देखिए
एलआरसी जो है ना, मतलब जैसे क्या होता है, हम लोग जैसे एक साथ काम कर रहे हैं तो हम लोग मिलके एक ग्रुप बना लिए कि अरे जैसे क्लासिफिकेशन पे हम लोग रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो वो एलआरसी, लेकिन सीआरजी जो है क्लासिफिकेशन रिसर्च को एक ब्रॉड लेवल पे बना है, ठीक है। वो उसको मान्यता प्राप्त है। ऐसे एलआरसी क्या है, जैसे एक छोटे मोटे लोग क्या 4-5 लोग मिलके बना लिए कि एलआरसी एक ग्रुप बना लिए। तो इन नेशनल वाला बात करेगा तो 1952 होगा सीआरजी, जो कहेगा कि पहला जो था, ऐसे ऑप्शन के अनुसार देखिए, ऑप्शन में यदि एलआरसी दे देता है तो एलआरसी मार देंगे, ठीक। 1951 और इस्टेब्लिशमेंट 52 में, एलआरसी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? एलआरसी का 52 में ना? 19 1951 में। 1951 में, अच्छा 1951 में, सी सीआरजी और का सीआरजी का 1952। 51 52 में है। 52 में। और सीआर इंटरनेशनल वाला सीआरजी क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप 1952 में। और इंटरनेशनल वाला पहला कहाँ, डॉर्किंग में 1957 में। 51, 7 52, 57, तीन याद रखें, 51, 52, 57। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इसको कहते हैं, ठीक है। इसको की स्थापना कब हुई थी? 89 ये 1989। 20 साल बाद। 20 साल बाद। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हो जाएगा 1989 में, ठीक 9 है। एक क्वेश्चन आता है कि इसको बनाया कौन है? यूनेस्को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये है इनग्रेट ढलबर्ग, ठीक है। आएगा क्वेश्चन नीचे शायद होगा, ठीक है। ये ढलबर्ग याद रखिएगा, ढलबर्ग इसको 1989 में बनाया। फिर आता है क्वेश्चन FID BSO, जिसको ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग कहते हैं। कल पढ़े थे BSO। शेड्यूल एंड इंडेक्स को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? ये क्या क्लासिफिकेशन के लिए आता था, ब्रॉड सिस्टम ऑर्डरिंग। तो इसका जो BSO का शेड्यूल और इंडेक्स को किस वर्ष प्रकाशित किया गया? 1978 में। 20 का 58 का। नहीं, 1978। 78। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कॉल आ रही है, बार बार कट जा रहा है। सर 770 क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। ये कह रहा है अभी FID ने BSO, जिसको ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग कहते हैं, शेड्यूल एंड इंडेक्स को किस वर्ष प्रकाशित किया था, ठीक। तो ये क्या क्लासिफिकेशन के लिए आता है, तो उसका BSO का शेड्यूल और इंडेक्स कब प्रकाशित किया गया था? तो 1978 में। ओके समझ सर। गए? 1 मिनट में हम आते, एक कॉल आ रहा है, थोड़ा बात करके। ठीक। ठीक है, नेक्स्ट है ये 771 नंबर, मस्तिष्क की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है? यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से। जा रही है बात? हाँ सर, आ रही है। हाँ।
तो ये मस्तिष्क कक्ष की अवधारणा जो है किससे संबंधित है? यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से, कैटलॉगिंग से या इंडेक्स से? किससे? क्लासिफिकेशन, नहीं, यूनिवर्स ऑफ ये नॉलेज। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज नॉलेज। से। मस्तिष्क को जो है ना ज्ञान के संग्रह का एक चेम्बर माना गया है, ठीक है। तो मस्तिष्क में ही क्या है, जितने भी मान लीजिए ऐसे ऐसे समझने के लिए मस्तिष्क में ही तो सारा नॉलेज कलेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये मस्तिष्क कक्ष किसका है? यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज समझ रहे हैं किसको कहते हैं? नेक्स्ट है, यस सर। नेक्स्ट है मस्तिष्क कक्ष जो जिसको ब्रेन चैम्बर की कहते हैं। इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? मेलविल डेविल के द्वारा, या बैकन के द्वारा, या रंगनाथन के द्वारा, या सेयर्स के द्वारा? ऐसा रंगनाथन, इसमें कोई समझने वाली चीज है नहीं, बस याद करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ज्ञान सृजन से संबंधित सिद्धांत दिया है? बताइए। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोग्रामेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये क्या हो जाएगा? प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी हाँ, क्लासिफिकेशन। प्रोग्रामेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में क्या रंगनाथन ने ज्ञान सृजन से संबंधित क्या सिद्धांत दिए थे? नेक्स्ट है, डॉक्टर रंगनाथन ने ज्ञान जगत, जिसको यूनिवर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं, का विकास किस तरह का माना है? ह्यूमन बॉडी, लाइक द ग्रोथ ऑफ banyan tree। बनियान ट्री को। फॉलो पे हो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। इसका आंसर हो जाएगा क्या? बनियन ट्री, बरगद का पेड़। तो जैसे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में क्या होता है, पर डे क्या होता है, डे बाय डे ये इंक्रीज करता है। इसी तरह से क्या होता है, बनियन ट्री भी क्या डे बाय डे इंक्रीज करता है, ठीक है। मतलब उसकी शाखाएं क्या मतलब और मजबूत होती जाती हैं, उसकी जड़ें और मजबूत हो जाती है। इसी तरह यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में क्या सब्जेक्ट डे बाय डे क्या स्ट्रांग होते जा रहे हैं, ब्रॉड होते जा रहा है। बनियन ट्री क्या होता है, हर दिशा में फैल रहा है। इसी तरह क्या यूनिवर्स ऑफ नॉलेज भी क्या हर दिशा में फैल रहा है, हर दिशा में नए नए सब्जेक्ट बन रहा है हर, ठीक है। ये क्या जैसे बनियन ट्री क्या प्राकृतिक रूप से बढ़ता है, इस तरह यूनिवर्स ऑफ नॉलेज भी क्या सब्जेक्ट भी क्या प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। मतलब एक कंपेरिजन कर दिए हैं, तो इसका याद कर दीजिए। जिस तरह बनियन ट्री क्या ग्रोथ करता है, उसी तरह क्या यूनिवर्स ऑफ नॉलेज भी ग्रो करता ग्रोथ है। करता है। नेक्स्ट है ज्ञान जगत, जिसको यूनिवर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं, कि संरचना कितने प्रकार की होती है? डायकोटोमी, डेकोटोमी, पॉलीकोटोमी? इसको पता ही है। तीनों हो जाएगा ना सर, बदलते हैं। हाँ, कोई 2 भागों में तोड़ देता है, कोई 10 भागों में तोड़ दिया, कोई बहु भागों में, एक से अनेक भागों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यही 3 है, 2, 10 और पॉली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बाइनरी क्लासिफिकेशन के रूप में भी जाना जाता है किसको? डायकोटोमी को, डेकाटोमी को, पॉलीकोटोमी को? डायकोटोमी को फिर बताया। बाइनरी में क्या 2 चीज यूज होता है, 0 और 1, 0 और 1। इसी तरह डायका में भी क्या होता है 2, तो 2 और 2 मिल गया आपस में। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन के रूप में किसको जानते हैं? डायकोटोमी को। अब आता है स्केल ऑफ बिंग, किससे संबंधित है? स्केल ऑफ बिंग डायकोटोमी से, डेकाटोमी से, पॉलीकोटोमी से? ये क्या है? डायकोटोमी। स्केल ऑफ स्केल ऑफ बिंग कहने का क्या मतलब होता है? इसको जो है ग्रेट चेन ऑफ बिंग भी कहते हैं, ग्रेट चेन ऑफ बिंग। जैसे संपूर्ण ज्ञान को क्या एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया है, निम्न से उच्च की ओर। जैसे मान लीजिए, जैसे निम्न से उच्च की ओर, जैसे पत्थर है, पत्थर से पेड़, मतलब पहले निम्न इससे उच्च, मतलब इतना समझने वाली नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए। स्केल ऑफ बिंग किससे है? डायकोटोमी से, ठीक। नेक्स्ट है, स्केल में निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं तो। हाँ ऐसे भी सही बोले आप, ऐसे 7 भी याद 7 हो जाएगा। एक्सप्लेन कीजिए ना, क्वेश्चन क्या नंबर 777। ये कह रहा है स्केल ऑफ बिंग किससे संबंधित है? डायकोटोमी। स्केल ऑफ बिंग कहने का मतलब होता है जैसे संपूर्ण ज्ञान को क्या एक क्रम में व्यवस्थित कर देना। कैसे? निम्न से उच्च तक। तो 2 चीज आ रहा है, निम्न और उच्च, ठीक है। जैसे कोई एकदम छोटी चीज है और कोई बहुत बड़ी, तो 2 भागों में बांटा है, एक निम्न और एक उच्च। इसी तरह डायकोटोमी भी क्या होता है, 2 भागों में बंटता है। इसको सर ग्रेट क्या तो इसलिए बोल रहे थे, क्या इसको इसको ग्रेट या कुछ करके बोल रहे थे। ग्रेट
हाँ, उसको कहते हैं ग्रेट चेन ऑफ बिंग, कहते हैं ग्रेट चेन ऑफ बिंग। ये सब याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखना है। स्केल ऑफ बिंग क्या है? डायकोटोमी। ठीक। नेक्स्ट है डेकाटोमी का उदाहरण क्या है बताइए? जो 10 भागों में बांटा है, कौन? डीडीसी, यूडीसी? जीडीसी और यूडीसी दोनों यूडीसी है। बोथ। हाँ, पता है आपको डीडीसी को डेकाटोमी में 000 से लेके 900 तक, ठीक है। और यूडीसी को क्या, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। समझ गए? इसके बाद आता है ये पॉलीकोटोमी का उदाहरण कौन सा है? सीसी, एलसीसी और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? कटर के द्वारा। कटर एलसीसी के किसके द्वारा, द्वारा दिया गया था? हैंसॉन के द्वारा। और सीसी रंगनाथन के द्वारा। ठीक है, रंगनाथन। ये तीनों क्या है? पॉलीकोटोमी है, बहुविभाजन है उसका। तो ऑल तो ऑफ द सीसी एबव को, बचा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द नेक्स्ट है ज्ञान जगत, जिसको यूनिवर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं, कि विशेषता क्या है? डायनेमिक है, मल्टी डायमेंशनल है, इंडलेस ग्रोथ है, ऑल ऑफ द अबव। आपको पता ऑल है ऑफ द ज्ञान एबव। जगत, हाँ, ज्ञान जगत जो है क्या है? डायनेमिक है, चेंजेबल है हमेशा। क्या यूनिवर्स ऑफ नॉलेज क्या चेंज होता है? हर डे बाय डे क्या होता है? सब्जेक्ट, एक नया सब्जेक्ट बन ही रहा है। ये क्या है? डायनेमिक है, मल्टी डायमेंशनल। उसका मतलब क्या है? डायमेंशन, मतलब हर जगह उसका क्या डायमेंशन चारों तरफ फैला हुआ बढ़ है। रहा है। ठीक है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के हर फील्ड में नया सब्जेक्ट बन रहा है। मेडिकल का फील्ड हो, लिटरेचर हो, कुछ भी, हर डे बाय डे क्या हर फील्ड में क्या बढ़ रहा है, तो वही ग्रोथ इसको हो रहा मल्टी डायमेंशनल कह दिए। अब आता है इंडलेस ग्रोथ। ठीक है, हम मतलब इंडलेस ग्रोथ हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार विषय के कौन से प्रकार होते हैं बताइए? मतलब रंगनाथन के बेसिक कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। फंडामेंटल, नॉन फंडामेंटल, बेसिक, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, फंडामेंटल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक, बेसिक, कंपाउंड, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। ये सब तो पता है, बहुत बार डिस्कस हो गया। कंपाउंड किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं। यस सर। अब कह रहा है बायोलॉजी किस प्रकार का विषय का उदाहरण है बताइए? बेसिक है कि कॉम बेसिक है, इसमें तो बायोलॉजी क्या है? एक बेसिक सब्जेक्ट है। ऐसा थोड़ी है कि किसी से मिल के बना है या किसी कोई चीज टूट के बना है बायोलॉजी। वो तो क्या है? बेसिक है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि बायो और लॉजी मिलके, मतलब कोई अलग, बायो अलग था, लॉजी अलग सब्जेक्ट था, दोनों को मिला दिया, ऐसा कुछ। सोशल साइंस रहता तो वो कंबाइंड हो जाता क्या, या हाँ, कॉम्प्लेक्स? सोशल, देखिए सोशल साइंस के अंदर सब कुछ आ जाता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। ठीक है, तो ये क्या होता है? छोटे छोटे मिल के एक बनता है, तो वो सर क्या है? कॉम्प्लेक्स, एग्लोमरेशन के अंदर आ जाता है। सर कॉम्प्लेक्स और कंबाइंड बोला में क्या जाएगा क्या? अंतर है? सब्जेक्ट बंडल कहेंगे। क्या बोले? तो क्या अंतर है? कंबाइंड, कॉम्प्लेक्स। कंबाइंड सब्जेक्ट कुछ होता नहीं है, वो ऐसे लिख दिया है कंबाइंड सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा कोई एक है से नहीं। ज्यादा, एक से ज्यादा हाँ? पार्ट में टूट गया तो उसको कॉम्प्लेक्स बोल देंगे ना। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई बुक है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स की बुक है, टाइटल ही लिखा हुआ है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो डिसाइड करने में बहुत होगा ना कंफ्यूजन कि इसको मैथ वाले रैक में रखें कि फिजिक्स वाले रैक में। ठीक है, जी जब क्या जी। इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन से जो बनता है, ठीक, इंटर सब्जेक्ट मतलब दो सब्जेक्ट, दो मेन क्लास आपस में मिल के एक नया सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है कि मतलब ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं हम लोग कि इसको किस में रखें। ठीक है, इसी तरह जो मतलब जो भी फेज रिलेशन से बनेगी वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनेगी। अब नेक्स्ट है एग्रीकल्चर ऑफ वेट, किस प्रकार का विषय है? बेसिक है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, क्या है? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। इसमें एग्रीकल्चर तो एक सब्जेक्ट है, क्या वेट एक सब्जेक्ट है? हाँ, ये सब्जेक्ट तो है नहीं कोई। तो क्या ये लेमिनेशन बन गया है? ये यदि पूछ लेगा एग्रीकल्चर ऑफ वेट किस तरह का, तो लेमिनेशन है। लेमिनेशन किसको कहते हैं? जो एक बेसिक सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर क्या आइसोलेट मिला देते हैं। बेसिक सब्जेक्ट हमारा क्या था? एग्रीकल्चर, उस पर क्या वेट लगा दिए, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा? कंपाउंड, ना कि कॉम्प्लेक्स बनेगा, कंपाउंड सब्जेक्ट। नेक्स्ट है जियोपॉलिटिक्स, किस प्रकार का विषय का उदाहरण है? जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स तो जियोग्राफी और पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स पॉलिटी से मिल, मिलके बना हाँ दोनों मिल के बना, तो ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लेक्स। जियोग्रा तो जियोग्राफी और पॉलिटिक्स मिल के बना, तो ये क्या है? फ्यूजन है।
ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? देखिए ऐसे, हाँ देखिए ऐसे ध्यान रखिए, ज्योग्राफी और पॉलिटी दो। वो 773 का क्या बोले थे, कॉम्प्लेक्स था? कंपाउंड सब्जेक्ट। नहीं, देखिए ये क्या है, जब दो सब्जेक्ट आपस में मिलता है ना तभी कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर तो एक सब्जेक्ट है, लेकिन क्या गेहूं में एक सब्जेक्ट है? ऐसा कोई सब्जेक्ट है गेहूं? एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट है, तो ये क्या एक सब्जेक्ट है, और ये इसका क्या आइसोलेट है। जब एक सब्जेक्ट या मेन क्लास में क्या एक आइसोलेट मिल जाता है तो ऐसा कंपाउंड सब्जेक्ट बनता है। कॉम्प्लेक्स जब बनता है जब एक से अधिक सब्जेक्ट आपस में मिलता है तब कॉम्प्लेक्स बनता है। एक से अधिक सब्जेक्ट या मेन क्लास आपस में मिले तभी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनता है। नेक्स्ट है जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स ज्योग्राफी और पॉलिटी से मिलता है। देखिए दो बन गया, एक ज्योग्राफी अलग सब्जेक्ट, अब पॉलिटिक्स बोले या पॉलिटी बोले, क्या एक अलग सब्जेक्ट है? दो सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट मिलके क्या बनाएगा? कंपाउंड बनाएगा कि कॉम्प्लेक्स बनाएगा? कोई बताइए। कॉम्प्लेक्स। पक्का? यस पक्का? किसी को यस कंफ्यूजन? सर। ठीक। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। किस प्रकार का? बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी और केमिस्ट्री से मिलके कॉम्प्लेक्स बना है। सब्जेक्ट है। ये भी कॉम्प्लेक्स से बनेगा। हाँ कॉम्प्लेक्स, समझे। नेक्स्ट है अरस्तु का वर्गीकरण किस प्रकार का है? बताइए। डायकोटॉमी है, डेका है, पॉली है? डायकोटॉमी है। बताए थे आप अरस्तु किस बेस पे सब्जेक्ट को मतलब डिसाइड किए थे? जैसे मैन के साथ संबंध वो ह्यूमैनिटी कह दिए, दो लोग मैन का नेचर के साथ संबंध वो क्या कहलाया? साइंस कहला गया, ठीक है। तो मतलब वो डी होगा ऑल ऑफ देम। नहीं, तो अरस्तु का वर्गीकरण क्या है? डायकोटॉमी है। जैसे मैन का मैन के साथ देखें, मैन का नेचर के साथ देखें, ठीक है, तो ये क्या है? डायकोटॉमी। नेक्स्ट है डायकोटॉमी का क्या अर्थ है? तो दो भागों में बांटना। दो भागों में। डेका कहने का मतलब है DECA, मतलब 10। तो डेका मतलब डिवीजन इनटू 10। नेक्स्ट है पॉलीकोटॉमी। पॉलीकोटॉमी मतलब मल्टीपल डिवीजन। इसका आंसर हो जाएगा मल्टीपल डिवीजन। नेक्स्ट है सबसे पहले अपनी वर्गीकरण प्रणाली में पॉलीकोटॉमी का प्रयोग किसने किया था? डेवी ने किया था, डीवी ने, या रंगनाथन ने? कटर ने। किसने किया था? सीए कटर ने। नेक्स्ट है सबसे पहले अपने वर्गीकरण प्रणाली में डेकाटॉमी का प्रयोग किसने किया था? डेकाटॉमी मेलविल डेविल ने किया था। 10 भागों में बांटा। देखिए कोई नए मेंबर है जिसको नहीं समझ आ रहा तो पूछ भी सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है। चलिए तो ये हो जाएगा क्या? मेलविल डेविल। लड़की मैसेज कर रही है। लड़की मैसेज कर रही है? हाँ कोमल को ऐसी क्या नाम है जो कि हम बता रहे हैं, पूनम कुमारी। पूनम कुमारी? हाँ उसका ब्लॉक कर दिए हैं। पूनम कुमारी को हम ब्लॉक कर दिए हैं? अरे वो बंदा ब्लॉक कर दिया, बंदा को मैसेज कर रही थी, वो बंदा ब्लॉक कर दिया। सर क्वेश्चन बताइए। क्या उल्टा हो गया सर। ये बचकाना वाला हाल है, ये तो बच्चों वाला हाल कर रहे हो आप लोग यार। अरे लड़की का मैसेज आता है तो हम ब्लॉक कर दिए। चलिए सही है। ब्लॉक मार अरे वो लड़की नहीं होगा, लड़का होगा, नाम से लिखा होगा। लड़की है। अरे भाई कुछ पूछ लो, डाउट क्लियर करने के लिए कुछ पूछ रहे होगे। क्यों यार, क्लास चल रहा है, बाद में भी बोल सकते थे। कंटिन्यू करिए सर। ठीक है चलिए, बीच बीच में थोड़ा हो जाना चाहिए, ऐसे बोर हो जाता आदमी पढ़ते पढ़ते। कोमल झा पर मैसेज कर रही थी ना? हाँ जो कोमल झा पर लड़का मैसेज कर रहा था, वो लड़का नहीं थी, लड़की थी। कॉल की थी। लड़की थी। हो गया चलो सर बताइए आगे। ठीक है करके चलाते हैं लोग। नेक्स्ट है लैमिनेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताइए। लैटिन से कि ग्रीक से? लैटिन से। तो देखिए जो बोलचाल की भाषा, जो आसान भाषा है वो लैटिन है। लैमिनेशन सबको पता है कि लैमिनेशन कराते हैं हम डॉक्यूमेंट का, बोलचाल की भाषा है, कॉमनली यूज देखा जाता है, ठीक है। तो ग्रीक ऐसा होता है जो थोड़ा अटपटा टाइप का लगेगा, लेकिन लैटिन ऐसा होता है जो देखा देखा लगता है, ठीक है। जैसे लैमिनेशन, तो लैमिनेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से? लैटिन, ठीक है। नेक्स्ट है
लैमिनेशन शब्द की उत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई है? तो किससे हुई है बताइए? ए बी सी डी। लैमिनी से लैमिनी से। सी 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 नंबर सी इसका हो जाएगा, लैमिनी से बना है। नेक्स्ट है विषय निर्माण विधि। लैमिनेशन कितने प्रकार की होती है? ठीक है, दो तीन प्रकार की प्रकार सर, लैमिनेशन टाइप। 3 प्रकार। लूज तीन असेंबली 3 प्रकार। प्रकार होते लूज असेंबली 3 प्रकार का है। लेमिनेशन 2 प्रकार का है, लेमिनेशन टाइप 1 टाइप 2। अब उतना नहीं पढ़ना है कि टाइप 1 कौन है टाइप 2 करना है, वो सब बीपीएससी वाले में पढ़ना है। ठीक है, दो प्रकार के होते ध्यान हैं। रखिए। बस अभी जान लीजिए कि लेमिनेशन किसको कहते हैं। ठीक है, कैसे लेमिनेशन, कोई भी सब्जेक्ट बन रहा है तो लेमिनेशन है कि क्या है, लूज असेंबली, बस इतना ही जानिए। सर हम लोग जो डॉक्यूमेंट में प्लास्टिक चढ़वाते हैं उसी को लेमिनेशन बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, उसी को कहते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, वही है लेमिनेशन का प्लास्टिक मतलब तो चढ़वाना। वही हुआ, प्लास्टिक के चलो तो कहता ही है कि जो सब्जेक्ट निर्माण हो रहा है वो लेमिनेशन की तरफ हो जाए। जैसे मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं, लेमिनेट कर देते हैं। इसी तरह क्या होता है, एक सब्जेक्ट है उसके ऊपर उसका आइसोलेट लगा देते हैं तो लेमिनेशन जैसा हो जाता है, वो भी एक सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे अभी ऊपर था ना एग्रीकल्चर ऑफ वेट, वही लेमिनेशन था। ठीक है, तो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, टाइप 1 और टाइप 2। नेक्स्ट है विषय निर्माण की विधि में विखंडन, फिजन। ठीक है, फिजन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? डिसेक्शन एंड डेनुडेशन। हाँ, डिसेक्शन और डेनुडेशन। डिसेक्शन आपको पता है किसको कहते हैं? जब 2 भागों में तोड़ देते हैं। और डेनुडेशन मतलब क्या होता है? जब परत बाय परत खुलते जाता है। जैसे एशिया, एशिया के अंदर आ गया इंडिया, इंडिया के अंदर आ गया बिहार, बिहार के अंदर भी कुछ आ गया। ठीक, तो एक डिनुडेशन हो गया। अब डिसेक्शन क्या होता है? 2 भागों में टूट जाता है। नेक्स्ट है 795 फिर जी जैसे फीजन कह रहा है, फीजन का मतलब ही होता है 2 भागों में तोड़ देना। जैसे पढ़े होंगे न्यूक्लियर फीजन, फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, 2 चीज आपस में जुड़ जाता था, फीजन में 2 भागों में टूट जाता था। तो फीजन का एक होता है डिसेक्शन। जैसे फीजन को ही क्या डिसेक्शन कहें और डिनुडेशन कहें। डिसेक्शन में क्या होता है, 2 भागों में टूट जाता है। और डिनुडेशन में क्या होता है, परत बाय परत खुलता है कोई भी। समझ गया? और फ्यूजन दोनों अलग अलग है ना? हाँ, फ्यूजन और फ्यूजन देखिए, फ्यूजन मतलब होता है टूटना, फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना। यू वाला जो होता है जुड़ जाता है आपस में, अब फ्यूजन अच्छा। में टूट जाता है। डिसेक्शन है, डिसेक्शन कैसे हो गया, 2 भागों में तोड़ते हैं। 2 भागों में, हाँ। जैसे बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बोटनी में 2 भागों में तोड़ दिए, ये फ्यूजन कहला गया। समझे? नेक्स्ट है विषय निर्माण विधि, जिसमें किसी विषय को विभिन्न भागों में बांटकर नए विषयों का निर्माण किया जाता है, क्या कहलाती है? बताइए। देखिए क्या कह रहा है, किसी विषय को विभिन्न भागों में बांटकर मतलब क्या, तोड़कर नए विषयों का निर्माण किया जाता है। जैसे अभी बताएं बायोलॉजी का, जियोलॉजी, बॉटनी में क्या विभिन्न भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया, तो इसको क्या कहेंगे? फिजन कहेंगे। नेक्स्ट है दो विषय मिलकर एक नए विषय का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? फ्यूजन। फ्यूजन बताइए। फ्यूजन, हाँ, ये फ्यूज हो गया, जुट गया साथ में, फ्यूजन हो गया। नेक्स्ट है ऐसी विषय निर्माण विधि जिसमें कई विषय आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? कई विषय आपस में जुड़ जाते हैं और वे सभी प्रकृति में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। वे किसी भी समय एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इस प्रकार की विषय निर्माण विधि क्या कहलाती है? क्लस्टरिंग कहलाती है, फ्यूजन कहलाती है, डिस्टिलेशन या लैमिनेशन? लेमिनेशन। नहीं, लैमिनेशन कैसे होगा सर? ए होगा। क्या होगा? क्लस्टरिंग होता है। क्लस्टरिंग कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कोई भी एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए ओशियनोग्राफी। ठीक है, ओशियनोग्राफी मतलब क्या है? समुद्र विज्ञान। तो समुद्र के अंदर तो बहुत सारी घटनाएं होती है। ठीक है, तो सभी को क्या कंबाइन करके अलग अलग भी रह सकता है। जैसे मान लीजिए इंडोलॉजी है। इंडोलॉजी कहने का मतलब क्या होती है? जैसे भारत की संस्कृति है,
भारत की इतिहास है, भारत की जो भाषाएं हैं, धर्म है, दर्शन है, कला है, वो सब क्या, सब भारत की जो भी संस्कृति है, इतिहास है, भाषा है, धर्म है, दर्शन है, कला है, सभी आपस में मिलकर क्या इंडोलॉजी बना दिया। ठीक है, इंडोलॉजी। लेकिन क्या ये आप टूट भी सकता है क्या? हम तोड़ के कर देंगे इंडिया की जो हिस्ट्री है, इंडिया की जो है लैंग्वेज है, इंडिया की क्या है रिलीजन है, ये आपस में क्या टूट भी सकता है? जैसे कह रहा है क्या, कई विषय आपस में जुड़ जाते हैं और वे सभी प्रकृति में स्वतंत्र भी, ये सब स्वतंत्र भी है। भारत की संस्कृति, भारत की इतिहास सब क्या स्वतंत्र है। अब वो किसी भी समय एक दूसरे से अलग भी हो सकता है, हो भी सकता है भाई, अलग अलग हम मान ले सब्जेक्ट कि भारत की संस्कृति अलग सब्जेक्ट है, भारत की इतिहास अलग है। ठीक है, तो ऐसे को क्या कहते हैं, क्लस्टरिंग कहते हैं। तो ठीक है, आप बताए थे कल उस दिन साइनोलॉजी किसको कहते हैं और निपोनोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, साइनोलॉजी किसको कहते हैं? चाइनीज स्टडी को, और निपोनोलॉजी जापानीज स्टडीज को। समझ गए? हाँ, ये दोनों याद रखिए। इंडोलॉजी इंडिया वाली है, साइनोलॉजी चाइना वाला है, और निपोनोलॉजी जापान वाला है। ठीक जापान है, वाला। जितनी भी जापान की जो कल्चर है, हिस्ट्री है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, मतलब सभी को क्या एक साथ मिला के इसको क्या पढ़ेंगे, निपोनोलॉजी, साइनोलॉजी चाइनीज वाली। नेक्स्ट है इंडोलॉजी, किस प्रकार की विषय निर्माण है बताइए? इंडोलॉजी, इंडोलॉजी के अंदर क्या आ रहा है, बहुत चीज आ रहा है, उसका हिस्ट्री आ रहा है, कल्चर आ रहा है, रिलीजन आ रहा है, तो सब मिला के एक बना दिए, तो क्या होगा, क्लस्टरिंग होगा। बुलाइए, कोई धक्का दीजिए ना। ठीक है, नेक्स्ट है ओशियोनोग्राफी। ओशियोनोग्राफी किस प्रकार के विषय निर्माण है? तो ओशियोनोग्राफी पता है, ओशियोनोग्राफी ये भी क्लस्टरिंग होगा। नेक्स्ट है जब कई मुख्य विषय, ठीक है, मेन सब्जेक्ट जो है एक व्यापक विषय बनाते हैं, तो इस प्रकार की विषय निर्माण क्या कहलाती है? व्यापक जब ब्रॉड कहेंगे, व्यापक, ब्रॉड। जब कई मुख्य विषय मिलकर एक व्यापक विषय बनाते हैं, जैसे अभी बोले थे ना आप सोशल साइंस वाला, सोशल साइंस के अंदर क्या होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, तो ये क्या सब क्या है, सभी मुख्य, सब तो सब मुख्य मिलकर। विषय ही, सब मुख्य विषय ही है, और मिलकर क्या एक व्यापक विषय बना देता है, एक ब्रॉड बना देते हैं, जिसको हम सोशल साइंस कह देते हैं। सोशल साइंस कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है, एग्लोमरेशन कहलाती है। एग्लोमेरेशन। ये क्या होता है? एग्लोमरेशन क्या है, ये सब्जेक्ट, मतलब आप देखते हैं सब्जेक्ट निर्माण कैसे होता है। ठीक है, रघुनाथन साहब ने कहे हैं कि आप जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो सिर्फ ये नहीं देखिए कि हाँ क्या टाइटल है क्लासिफिकेशन, उसको क्या ये भी देखना कि ये सब्जेक्ट जो है बनी कैसी है। तो 4-5 जो भी है वो क्या सब्जेक्ट निर्माण की विधि बताए हैं, क्लस्टरिंग क्या होता है, इसी में ये क्या है, एक एग्लोमरेशन है। एग्लोमरेशन के अंदर क्या आता है, एग्लोमरेशन के तहत कैसी सब्जेक्ट बनती है कि जो बहुत सारी मुख्य विषय है मिलकर क्या एक व्यापक विषय बना देता है, तो उसको एग्लोमरेशन कहते हैं। समझ गए? लगता नहीं समझे। यही कह रहा है सोशल, समझ गए? यस सर बिल्कुल। ठीक, कह रहा है सोशल साइंस किस प्रकार की विषय निर्माण। ये क्लस्टरिंग में और एग्लोमेरेशन में फिर डिफरेंस क्या हुआ? क्या 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 बोल रही हैं? ये जो आप क्लस्टरिंग बताए हैं और एग्लोमेरेशन बताए, दोनों में मतलब क्या डिफरेंस हुआ? तो देखिए बताते हैं क्या डिफरेंस हुआ। जैसे देखिए सोशल, ये एग्लोमरेशन में क्या होता है, मेन सब्जेक्ट जो है, बेसिक सब्जेक्ट है, वो आपस में मिलके एक ब्रॉड सिस्टम बनाता है। जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, वो सबको मिला के क्या सोशल साइंस बनाते हैं। लेकिन जहां पर हम मान लेते हैं इंडोलॉजी की बात करते हैं, इंडोलॉजी के अंदर क्या आती है, भारत की जो भी संस्कृति है, भारत की जो इतिहास है, भारत की जो भाषाएं, देखिए वहां हम बोल रहे हैं भारत की भाषाएं, ये मेन सब्जेक्ट नहीं है। क्या भारत की भाषाएं हर जगह पढ़ाई जाती है? इंडिया में तो चलिए मान सकते हैं कि एक मेन सब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन क्या यूके यूएस में एक मेन सब्जेक्ट होगा? लेकिन ये जो मान लीजिए सोशल साइंस है, सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ये तो हर जगह क्या है, मेन है सब्जेक्ट। तो क्लस्टरिंग में क्या होता है, मेन सब्जेक्ट नहीं मिलता है, छोटे छोटे एस्पेक्ट जो होते हैं वो मिलकर एक सब्जेक्ट बना देते हैं।
लेकिन एग्लोमरेशन में क्या होता है, मेन सब्जेक्ट जो है, मेन सब्जेक्ट आपस में मिलके एक ब्रॉड सब्जेक्ट बना देते हैं, उसको एग्लोमरेशन कहते हैं। समझे? ठीक। नेक्स्ट है सोशल साइंस किस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति का उदाहरण है? सोशल साइंस, सोशल साइंस के अंदर सब चीज आ गया, मेन सब्जेक्ट मिलके सोशल एग्लोमेरेशन। साइंस, ये एग्लोमरेशन हो जाएगा। देखिए इस पे तो दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो पक्का है कि गारंटी आएगा ही, ठीक है, इसको अच्छा से समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट निर्माण की विधि, एग्लोमरेशन, क्लस्टरिंग, सब एक या दो क्वेश्चन तो गारंटी आएगा। नेक्स्ट है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस किस प्रकार की विषय निर्माण की पद्धति है, बताइए? नेचुरल साइंस, ये भी एग्लोमरेशन है, ठीक है। अब आता है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी किस प्रकार की विषय निर्माण की पद्धति है? नहीं नहीं नहीं, ह्यूमैनिटी आप लगा, ह्यूमैनिटी हम किसको कहते हैं? ह्यूमैनिटी हिस्ट्री, फिलॉसफी, लिटरेचर, लैंग्वेज, आर्ट, कल्चर, रिलीजन, क्या जैसे मतलब ये सबको मिला के हम ह्यूमैनिटी बना देते हैं, ह्यूमैनिटी, ठीक है। ये भी क्या मेन सब्जेक्ट नहीं, हाँ ये भी एग्लोमरेशन, ये भी क्या होता है, मेन सब्जेक्ट से ही मिलकर बनाया जाता है ह्यूमैनिटी। जैसे नहीं होता है, जैसे अभी कैसे होता है सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, ये सब क्या मेन सब्जेक्ट से ही मिलके बनाता है एक ब्रॉड टर्म। जैसे हिस्ट्री, फिलॉसफी, लिटरेचर, लैंग्वेज, आर्ट, कल्चर, रिलीजन, ये सबको मिलाकर हम ह्यूमैनिटी कह देते हैं। फिर इंडोलॉजी किसे बोलते हैं? इंडोलॉजी, जैसे इंडोलॉजी मतलब इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की अच्छा। कल्चर, इंडिया की आर्ट, ठीक है। ये हिस्ट्री, फिलॉसफी, ये ब्रॉड टर्म में बोल रहे हैं, किसी स्पेसिफिक में नहीं बोल रहे हैं कि इंडिया की हिस्ट्री, ठीक। जैसे ठीक है। साइनोलॉजी, साइनोलॉजी के अंदर क्या होता है, चाइना की हिस्ट्री, चाइना की आर्ट, चाइना का कल्चर, ठीक है। तो निपोनोलॉजी में क्या अगर होता ये है, आ जाएगा, जैसे निकोलॉजी पूछ दिया तो फिर उसमें क्लस्टरिंग आ जाएगा? हाँ साइनोलॉजी पूछ दे, निपोनोलॉजी पूछ दे, ये क्लस्टरिंग होगा, क्योंकि छोटे छोटे एस्पेक्ट वहाँ के स्पेसिफिक चीजों को मिलकर बनाया गया है, ठीक है। लेकिन का हो ह्यूमैनिटी गया क्या, ना, एक ह्यूमैनिटी हो गया जब पूरा वर्ल्ड का हो गया, ऐसा हाँ होता है क्या? ह्यूमैनिटी क्या है, ब्रॉड, हाँ। ये सबको स्पेसिफिक एरिया के लिए बना हुआ है। हाँ तो ह्यूमैनिटी क्या क्या बोल रहे थे, तो ह्यूमैनिटी क्या हो जाएगा, एग्लोमरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आता है मैपिंग। मैपिंग निम्नलिखित को संदर्भित करता है। मैपिंग जो करते हैं, रिलेटिव पोजीशन बिटवीन प्लेसेस, नेम्स ऑफ प्लेसेस ओनली। देखिए एक चीज तो हमेशा ध्यान रखिएगा, रिलेटिव पोजीशन ऑन बिटवीन प्लेस। कहीं भी सिर्फ ओनली लिख देता है ना, तो वो ऑप्शन सही नहीं होता है, इस ध्यान रखिएगा। यूजीसी नेट चाहे कुछ भी, कहीं भी कोई भी सिर्फ लिख देगा ओनली, तो वो गलत हो जाता है। ऐसा हम देखें, ओनली वाला हमेशा गलत हो जाता है। डिस्टेंस ऑफ प्लेसेस ओनली, ओनली लिखने का कोई मतलब ही नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, रिलेटिव पोजीशन बिटवीन प्लेसेस, उसी को तो मैपिंग कहते हैं। मैपिंग किसको कहते हैं, दो स्थानों के बीच की दूरी को जब नापते हैं वगैरह, वो तो क्या होता है, मैपिंग कहलाता है। मैपिंग क्या होगा, रिलेटिव पोजीशन बिटवीन टू प्लेसेस, ये क्या कहलाता है, मैपिंग। पानी पी ले जरा। नेक्स्ट है ज्ञान जगत की वर्गीकरण विधियों में मानचित्रण, जो ये मैपिंग है, निम्नलिखित को संदर्भित करता है। देखिए वो क्या था, ये किस टर्म में था, प्लेस के टर्म में था, ठीक है, प्लेस के टर्म में। ये किसके टर्म में है, ज्ञान जगत के टर्म में है। कि ज्ञान जगत की वर्गीकरण विधियों में मानचित्रण निम्नलिखित को किसको संदर्भित करता है, तो रिलेटिव पोजीशन अमंग सब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ ये कौन सी, रिलेटिव पोजीशन अमंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कहने का क्या मतलब है, रिलेटिव पोजीशन अमंग सब्जेक्ट? जैसे मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स की रैक है, तो ऐसा थोड़ी करेंगे कि मैथमेटिक्स के रैक के बगल में हिस्ट्री का रैक लगा दें हम। जो मतलब मैथमेटिक्स से जो रिलेटेड है, फिजिक्स की लगाएंगे, इंजीनियरिंग की लगाएंगे, ठीक है। तो यही कह रहा है रिलेटिव पोजीशन अमंग सब्जेक्ट। ज्ञान जगत की वर्गीकरण विधियों में मानचित्रण किसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं रिलेटिव पोजीशन अमंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट है, मतलब आर्ट की बुक है, आर्ट के साइड रखेंगे, ठीक है। साइंस की बुक है, साइंस की साइड रखेंगे। नेक्स्ट है डीडीसी में ज्ञान वर्गीकरण की योजना निम्नलिखित में से किसके दर्शन पर आधारित है, बताइए। तब याद वाली चीज है।
ये फ्रांसिस बाकन और टी हैरिस पे। हाँ? टी हैरिस, फ्रांसिस बकॉन। कोई कुछ बोल रहे थे? तो यही होगा आंसर इसका। डीडीसी में जो ज्ञान वर्गीकरण की योजना है निम्नलिखित में से किसके दर्शन पर आधारित है? तो बाकन और टी हैरिस पे। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। कह रहा डीडीसी में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है? तो डीडीसी को कितने वर्गों में बांटा गया है? 10। नेक्स्ट है डीडीसी में मुख्य वर्ग को पुनः कितने उप विभाजनों में विभाजित किया गया है? तो 10 को फिर 10 को फिर 10 से गुना कीजिए, क्योंकि देखिए कैसे होता है, 10 के अंदर कितना अंक है? 1 2 3 4 5 10, फिर एक को क्या 10 से किए, फिर एक को 10 से किए, फिर ऐसे किए। ठीक है, 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। हाँ, तो पहला 10, फिर इसके बाद 100, इसके बाद फिर कितना 1000। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 10 से गुना कर देना है इसमें, फिर इसमें भी 10 से गुना कर देना है। 10 100 1000। तो पहले फर्स्ट समरी में कितना है? 10, सेकेंड समरी में कितना है? 100, और थर्ड समरी में कितना है? 1000। हाँ, फिर बोलता है डीडीसी में उप विभागों को पुनः कितने उन अनुभागों में सेक्शन में विभाजित किया गया है? तो 1000। ठीक है, 10 100 1000। अभी हम अपलोड भी किए हैं, देख लीजिएगा, सबसे नीचे है फर्स्ट समरी, सेकंड समरी, थर्ड समरी तो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए अपलोड नहीं किए। नेक्स्ट है डायकोटॉमिक विषय संरचना के प्रवर्तक कौन थे? अब तो सब कितना बार हो गया। इमैनुअल कांट। और डेका का कौन होगा? मेलविल डेविड। पॉलीकोटॉमी का कौन होगा? कटर। अब आ रहा है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने किस पुस्तक में अपने ज्ञान के डायकोटॉमी का वर्णन किया है? बताइए, तो सब याद करने वाली चीज है। ये क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। इस बुक में उन्होंने डायकोटॉमी के बारे में वर्णन किया है। फिर है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? वही चीज होगा, इमैनुअल कांट ही होगा। ठीक है, अब आता है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किस वर्ष लिखी गई? तो 1876 में, जब डीडीसी 81 होगा सर। ठीक है, देख लीजिएगा। 815 का। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इतना याद हमको भी नहीं है सब चीज। हाँ सर, नेक्स्ट याद कर लीजिएगा, फ्रांसिस बेकन ने किस पुस्तक में अपने ज्ञान को वर्गीकरण का वर्णन किया था? फिलॉसफी पॉजिटिव। चलिए, ये सब जो याद करने वाला छोड़ देते हैं, एडवांस ऑफ लर्निंग होगा। सी होगा सर। हाँ, एडवांस ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो जो याद करने वाला है देख लीजिएगा, जो समझाने वाला हम समझा देते हैं। ठीक है, ये है फ्रांसीसी बेकन के ज्ञान वर्गीकरण योजना को 3 क्रमिक समूहों में हिस्ट्री, पोएट्री और फिलॉसफी में विभाजित किया था। ठीक है, फिलॉसफी इसका आंसर हो जाएगा, फिलॉसफी। इसके बाद है 1819। सर, ये बी नंबर जो ऑप्शन है उसका मीनिंग क्या होता है? क्या बी नंबर ऑप्शन है ना? मार्शल आर्ट है। नहीं, पल्मिस्ट्री हस्तरेखा देखने वाला है वो, जो ज्योतिषी बैठता है वही है। पाम मतलब हथेली होता है। हाँ, वही हो गया पामिस्ट्री। नेक्स्ट है ये वाला 819 है ना? यस सर। कह रहा है कौन सा वर्गीकरण प्रणाली फ्रांसीसी बेकन की ज्ञान पर वर्गीकरण पर योजना पर आधारित है? तो कौन? डीडीसी और यूडीसी। फिर है फ्रेडरिक हेगेल की ज्ञान की वर्गीकरण योजना डैश से प्रभावित होती है? किससे प्रभावित होता है? ग्रीक ट्रायड से। ये सब देखिए, ये सब याद करने की चीज है और इम्पोर्टेंट है भी नहीं ये सब। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है भी नहीं, बस ऐसे दे दिएगा। नेक्स्ट है ऑगस्ट कॉमेटे ने किस पुस्तक की वर्गीकरण की योजना का वर्गीकरण किया? द पॉजिटिव नॉलेज या पॉजिटिव फिलॉसफी? कौन सी? इसका आंसर हो जाएगा द पॉजिटिव फिलॉसफी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञान वर्गीकरण योजना क्रमबद्ध प्रणाली सीरियल सिस्टम पर आधारित है? तो कौन सी है? क्लासिफिकेशन ऑफ
अगस्त कॉम्टे, एम्पर्स क्लासिफिकेशन, स्पेंसर, ये लो, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। जी हाँ। ये तो पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है, ये सब देख लीजिएगा। अर्थ इसमें कुछ सब याद करने वाला है। हाँ, ये याद देख करने लीजिए, वाला है सर। ट्री ऑफ पोर्फिरी, ये इम्पोर्टेंट है। तो कितने भागों में? ये तो डाइकोटोमी, तीसरा जी डाइकोटोमी। डाइकोटोमी। वह कौन सी वर्गीकरण विधि है जिसमें ज्ञान, ब्रह्मांड, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को कार्मिक क्रमिक विकास के आधार पर विभाजित किया गया है? तो किस पे? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम। चलिए, हो गया। वन प्लेस थ्योरी वाला बता ही दिए। वन प्लेस थ्योरी किसका है? किस सब्जेक्ट वर्गीकरण प्रणाली क्लासिफिकेशन से? जेडी ब्राउन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जेडी ब्राउन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1905 1905 छः ना जेडी छः ब्राउन। छः 6। अच्छा 5 में एलसीसी है। हाँ, नहीं, 4 में एलसीसी है। 4 में एमसीसी। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, सब वही है। जी। सबका बुक है कि पुस्तक किसने लिखी, तो ये पुस्तक किसने लिखी। खत्म हो गया तो पूरा। किसी को डाउट किसी क्वेश्चन में? ये सब याद कर लीजिएगा, और नहीं भी याद कीजिएगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सब इम्पोर्टेंट है ही नहीं। नीचे वाली कल का टॉपिक क्या रहेगा सर? सर आज तो सही लगा, बट कल ही कुछ समझ में नहीं आ रही थी। कौन सी? कल पता है, कल पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, हम खुद नहीं पढ़ा पा रहे थे, बोल ही नहीं पा रहे थे। सही बोले। कभी कभी हो जाता है। हाँ, पता, लेकिन ये होता है कि रात सुबह पढ़ाने से होता है कि माइंड फ्रेश रहता है। ऐसे होता है दिन भर रात में फिर पढ़ा नहीं पाते अच्छे से।